अब हम करेंगे सेकेंड यूनिट इसी चैप्टर की। सीडीपी में हम चल रहे हैं, रिवीजन नोट्स कर रहे हैं। एग्जामिनी चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलो पढ़ते हैं, वैसे सारे ही फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, आप कर लिया करो सब्सक्राइब। सेकंड में हम पढ़ेंगे अधिगम के बारे में। सीखना किसी क्रिया स्थिति के प्रति और सक्रिय प्रतिक्रिया या अनुक्रिया, ये कुछ वर्ड्स इन्होंने दिए हैं, ठीक है, कि हम कैसे भी सीखते हैं। अधिगम का मेन अर्थ क्या होता है? सीखना। चाहे वो कोई भी सिचुएशन है, कोई प्रतिक्रिया, क्रिया, पॉजिटिव चीज़, नेगेटिव, आप सीखते हैं हमेशा। स्किनर कहता है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य है। स्किनर उत्तरोत्तर, ठीक है, तो जो भी ऐसा वर्ड है मतलब स्किनर ने कहा है। नेक्स्ट है वुडवर्थ। देखो वुड जो है वो अगर नहीं होगी, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया को प्राप्त करने की प्रक्रिया, ठीक है, तो फर्नीचर अच्छा लगता है ना, तो वुड जो है वो नया नया है, नवीन नवीन, ठीक है। नेक्स्ट है गेट्स एवं अन्य। गेट्स कहता सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। गेट खोलना भी एक प्रशिक्षण है, हमें कभी पुल और पुश का नहीं पता लगता कांच वाले गेट पे। सो गेट प्रशिक्षण। क्रो एंड क्रो, सीखना आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति। मैंने कहा था क्रो दो ही काम करता है, मतलब दो तीन बातें दी होती हैं, आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति, जैसे यहाँ दी है। अब अधिगम की क्या क्या विशेषता आनी चाहिए? अधिगम क्या होता है? सारी लाइफ आप सीखते हैं, उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, आप जो भी सीखते हैं कहीं ना कहीं काम आता है। अभी आप रीड सुन भी रहे हैं ना, आपके क्वेश्चन आएगा आंखों के सामने, आपको याद आ जाएगा क्योंकि आपने एक बार तो सुना। अधिगम व्यवहार में क्या करता है? परिवर्तन करता है, वो आप अपने दूसरों को देख के खुद को चेंज कर लेते हैं। अधिगम क्या है? एक विकास है, क्योंकि आपकी एक उन्नति हो रही है। अनुकूलन है, आप एडजस्ट करते हैं। अगर अधिगम आप सीख जाते हैं तो आप एडजस्ट करते हैं। अधिगम सार्वभौमिक है, हर जगह एडजस्टमेंट, हर जगह सीखना वैसे ही होता है हर एक एज में। अधिगम विवेकपूर्ण है, मतलब आप सहानुभूति धीरे धीरे करके और उसमें कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ये कंटिन्यूस है, निरंतर है, इसमें आप खोज करते हैं कुछ ना कुछ। अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है, मतलब इसमें आपकी क्रिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्यक्तिगत और सामाजिक है, यानी कि आप अकेला भी बंदा सीख सकते हैं और इकट्ठे काम करके ग्रुप में भी सीख सकते हैं। अधिगम एक नया कार्य है, सीखना भी एक तरह की नई अपॉर्चुनिटी होती है। अधिगम अनुभवों का संगठन है, आप जैसे जैसे सीखते रहते हैं आपका एक ग्रुप ऑफ नॉलेज बनता रहता है। अधिगम वातावरण की उपज है, आपके अराउंड जैसा बिहेवियर कर रहे हैं, चोर होंगे तो हम चोर बनेंगे और अगर डॉक्टर है तो हम डॉक्टर बनेंगे। अधिगम क्या है? विकास, ये हमने पहली बात कर ली। अब मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि ये विजेंद्र राठौर जी के नोट्स हैं और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, जितनी ज़्यादा किसी की हेल्प हो सके उतना ही अच्छा है। थैंक्स टू दिस पर्सन। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कि अधिगम क्या है? सीखने की इच्छा है, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा ये रह गया था पार्ट। अधिगम को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी होते हैं कि वातावरण, आपके अराउंड एटमॉस्फेयर कैसा है वैसे आप बनेंगे। परिपक्वता, आप कितने अपने अब सेकंड या थर्ड क्लास को साइन थीटा कोस थीटा नहीं सिखा सकते। बालकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए कि वो मेंटली ठीक है। विषय सामग्री का स्वरूप भी अच्छा होना चाहिए कि देखते ही ऐसे डरावनी बुक ना लगे, बच्चा कभी नहीं उठाएगा। सीखने का समय और थकान, ऐसा ना हो कि हम रात को उसे पढ़ाने बैठ रहे हैं और सुबह उससे कोई ना, है ना, वो भी। और प्रेरणा, मतलब वो उसको कहीं ना कहीं मोटिवेट करना है फिर पढ़ाना है। सीखने की इच्छा भी होनी चाहिए उसके अंदर कि हाँ मुझे ये वर्क करना है। अध्यापक वह सिखाने का जो तरीका है वो भी डिफरेंट होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। सीखने की विधि वही आ गया, और संपूर्ण परिस्थिति को हैंडल करना। अधिगम के कुछ सिद्धांत या नियम कह सकते हैं। रायबर्न कहते हैं कि यदि शिक्षण विधियों में इन नियमों और सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है तो सीखने का कार्य क्या होता है? अधिक संतोष होता है, मतलब उससे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसने राय दी थी कि आप अपनी विधियाँ अच्छी कर लो, ठीक है। थॉर्नडाइक क्या कहता है? कुल सीखने के इसने 8 नियम दिए हैं, 3 मेन है और 5 ये ऐसे थे, मतलब सहायक थे उसके। 3 मेन थे, तो थॉर्नडाइक ने कितने दिए नियम? 8 दिए हैं, ठीक है। इसका जो है आपको वहाँ पे 8 बनाना पड़ेगा। यह है उसका, आप 8 समझ लीजिए कि थॉर्नडाइक के टोटल कितने थे? 8। थॉर्नडाइक की स्पेलिंग में 5 हैं तो 5 इसके सहायक है, और सीखने के इसने टोटल 3 दिए थे, तो टोटल 8 हो गए। ये मुख्य 3, सहायक 5। अब मुख्य कौन कौन से थे? तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। तो पहले तत्परता पढ़ते हैं। तत्परता मतलब कितना एक्टिव है बच्चा, करना है कि नहीं है। किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति तत्पर रहता है तो आसानी से कर लेगा, हाँ, कि अगर वो सच में करना चाहते हैं। घोड़े को पानी के तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन उसको पानी पीने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते कि पी, है ना, क्योंकि घोड़ा पानी पीने के लिए तत्पर नहीं है। तो यहाँ तत्परता का नियम। दूसरा अभ्यास, करत करत अभ्यास ते जड़मति हुई सुजान। अगर आपके पास अभ्यास है
तो आप बिना देखे भी कई बार काम कर लेते हैं। आपको घर का पता होता है यहाँ ये चीज़ें उठानी है, आप आंखें बंद करके भी उठा लेंगे। अब इसमें भी दो गौण नियम आ गए, क्या? उपयोग और अनुपयोग। अब उपयोग क्या करना है आपको, यदि कोई कार्य पहले किया हुआ है, जब उसको दोबारा करते हैं तो हमारा मस्तिष्क अच्छा हाँ ये मैंने ऐसे किया था, तो कुछ वो एक बार सेकंड टाइम आपने ये वीडियो सुन ली, आपने सेकंड टाइम सुनी तो आपको थर्ड टाइम पता होगा अच्छा मैं ये बोलने वाली हूँ। अनुपयोग क्या है, यदि किसी किए हुए कार्य को पुनः नहीं करते, तो अब आपने ये वीडियो एक बार सुनी और दूसरी बार ना सुनी तो वहाँ आपको याद आएगा अरे सुना तो था, याद नहीं आ रहा है ना। तो अगर आप एक दो बार कर लेंगे तो आपके मन में स्थायी हो जाएगी वो चीज़, लेकिन आपने नहीं सुनी तो वो अनुपयोग है, भुला देगा आपका माइंड। फिर है नेक्स्ट थर्ड मेन नियम, प्रभाव या संतोष या असंतोष का नियम। किसी कार्य को करने पर अगर हमें सेटिस्फैक्शन होती है कि अच्छा मैंने ये किया मुझे प्राइज़ मिला है ना, तो हम उस कार्य को दोबारा, और अगर हमें मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं है, हम सेटिस्फाइड नहीं है, कभी नहीं करेंगे हम, ठीक है। अब सहायक नियम थोड़ा सा इसके बढ़ते हैं। हमने अभी तक 3 कौन से किए, इसको मैंने कैसे याद किया था, मैंने ऐसे याद किया था तप बमास। अब आपको मुझे नहीं पता ऐसे याद होगा कि नहीं, तप बमास बहुत ही अच्छे से याद रह जाता है। अब आपको होगी कि इसमें तो 5 है ही नहीं है ना, तो इसमें 2 एस आ जाते। तो देखते हैं यहाँ पे बहुप्रतिक्रिया, तप का मतलब था तत्परता, ठीक है। और यहाँ पे जो आप ऊपर पढ़ के आए हैं अभ्यास और प्रभाव, बमास अभी आएगा, ये बी, ये एम, ये ए और आगे आएंगे। तो पहला है बहुप्रतिक्रिया। तो बहुप्रतिक्रिया क्या हुई, कोई नया कार्य करने के लिए कई प्रकार की प्रतिक्रियाओं को अपनाया जाता है, ठीक है, कि आप कैसे करेंगे, उसमें से सही प्रतिक्रिया का पता लगाकर भविष्य में काम में लिया जाता है। मनोवृत्ति का नियम, किसी कार्य को जिस मनोवृत्ति से करते हैं, ठीक है। बहुप्रतिक्रिया मतलब एक नए से नए जुड़ते जाते हैं। मनोवृत्ति मतलब कार्य को जिस मन या मेहनत से करेंगे वैसी सफलता। आप जितनी मेहनत करोगे सीटेट में उतनी ज़्यादा सफलता है आपके लिए। आंशिक क्रिया का नियम, छोटे छोटे भागों में करना। जैसे आपने कहा कि नहीं आज तो मैं ये एग्ज़ाम जी की एक वीडियो ही सुनूंगा और पक्का कल सेकंड सुन लूँगा, तो वो आपने क्या कर लिया, मन बना लिया। अगर आपने एक ही सोचा ना तो आप दूसरी सुन भी नहीं पाएंगे। हाँ अगर कईयों ने 5 के 5 सोच लिया तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट है आत्मीकरण। मैंने कहा था इसमें 2 चीज़ें होती है, तो इसकी स्पेलिंग आप ऐसे याद रखना, तप बमास, मतलब इसमें 2 ए है, ठीक है। तो अब आत्मीकरण क्या है, सादृशीकरण, मतलब मन में सोच लिया कुछ, कोई नया कार्य करने के कोई पुराने किए गए कार्य का ज्ञान नए ज्ञान में मिला देना। जैसे आपको साइकिल आती है, आप स्कूटी से चला लेंगे। संबंधित परिवर्तन का नियम, मतलब क्रिया का रूप तो वही रखा जाता है लेकिन परिस्थितियाँ चेंज कर जाते हैं। जैसे पावलाव का कुत्ता, कि आपने खाना दे दिया, घंटी बजा दी, घंटी नहीं बजाई, खाना दे दिया, कुछ भी, ठीक। अब थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत 1913 में 13 कर रहा था ये, 13 थॉर्नडाइक, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका, ये यूएसए के थे थॉर्नडाइक, ठीक है। और इसमें एजुकेशन साइकोलॉजी इन्होंने बुक लिखी और बिल्ली पे इन्होंने किया, तो मैंने इसको ऐसे किया था याद टीबी से। अब टीबी मतलब थॉर्नडाइक इन्होंने बुक लिखी, ठीक है, और किया किस पे प्रयास, बिल्ली पे, तो टीबी याद रह जाएगा आपको, ठीक। अब इन्होंने उद्दीपक की सहायता ली, मांस का टुकड़ा या मछली का टुकड़ा, कहीं तो पाउडर कहते हैं, ठीक है, वो रख दिया। अब इसके सिद्धांत के उपनाम क्या है, प्रयास त्रुटि या प्रयत्न भूल, ये तो हो गया। अब हम प्रयत्न भूल एक बार तो करते नहीं, बार बार करते हैं, ठीक है। अब हमें बार बार कब करते हैं, जब हमारे सामने कोई स्टिमुलस होता है, मतलब कोई चीज़ पड़ी होती है, टॉफ़ी देख के ललचा लेना या उठा लेना, पैसे गिरे पड़े हैं ना, तो उसका रिस्पॉन्स कई बार पॉजिटिव कई बार नेगेटिव, किसी ने उठाते नहीं देखा और किसी ने देख लिया तो धुलाई। तो एसर बॉन्ड का सिद्धांत, एसर बॉन्ड मतलब जो आपका स्टिमुलस है और जो आपका रिस्पॉन्स है, इसी की शॉर्ट फॉर्म। संबंध इन दोनों से में रिलेशन होता है, आप कोई भी काम करोगे आपको रिस्पॉन्स मिलेगा ही मिलेगा। और अधिगम का बंध सिद्धांत, मतलब आप इसमें सीखते ही सीखते हैं लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। एक विशेष स्थिति या उद्दीपक स्टिमुलस होता है, ठीक है। जैसे कोई काम आपने सिचुएशन बना दी, जैसे कोई पिंजरा और ऐसे आपको यहीं से निकल के यहीं पे जाना है, कुछ भी। सो विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया उसमें रिस्पांस मिलता है, अनुक्रिया। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड आप याद रखिएगा। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है, जिसे उद्दीपक प्रतिक्रिया या एसआर बॉन्ड कहते हैं। दोनों का रिलेशन होता है। बिल्ली के समान ही बालक का चलना, चम्मच से खाना और जूते पहनना, ये सारे क्या है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है। आप एक बार सिखाओगे फिर वो दूसरी बार वैसे ही करेगा। वयस्क लोग भी ऐसे करते हैं। ड्राइविंग आपने सीख ली, टाई की गांड एक बार आपको मारनी आ गई, या कोई गेम आपने सीख ली, तो आप वैसे ही सीखते हो। ये सब किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। अब कुछ शैक्षिक महत्व भी है, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा। पावलाव यूज़ करेंगे, थॉर्नडाइक यूज़ करोगे, स्किनर यूज़ करोगे, क्या करोगे। अब ऑप्शन में ऐसा कुछ हो कि अगर बच्चा बहुत ही मंद बालक है तो हम क्या यूज़ करेंगे, थॉर्नडाइक।
ठीक है। धैर्य और परिश्रम के गुणों का विकास करना है तो भी थॉर्नडाइक, क्योंकि एक बार गलती हुई नहीं हुआ, दूसरी बार, कई बार तो एक बार में ही करके छोड़ देते कि नहीं ये नहीं होगा मुझसे। सफलता के प्रति आशा की कि आप पॉजिटिव रहना है तभी वर्क होगा, कभी तो होगा ही। कार्य की धारणा स्पष्ट हो जानी चाहिए कि अच्छा ये करूँगा तो ये कुछ रिस्पॉन्स भी मिल सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। शिक्षा के प्रति रुचि लाने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, थॉर्नडाइक का नियम, ठीक है। गणित विज्ञान ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समाजशास्त्र आदि विषयों के लिए किसका यूज़ होता है, थॉर्नडाइक का, क्योंकि वहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड्स आते ही रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता का विकास भी किसी होगा, थॉर्नडाइक से। अब नेक्स्ट है पुनर्बल या हल। मैंने इसको बल हल से याद किया था कि जिसमें आया बल उसने चलाया हल, CL हल, ठीक। ये भी USA के थॉर्नडाइक और ये दोनों भाई थे। इन्होंने क्या किया, थॉर्नडाइक और पावलोव जो सिद्धांत था उसी की कॉपी कर ली। 1915 में इन्होंने अपनी बुक लिखी प्रिंसिपल बिहेवियर्स, ठीक है। और ये सिद्धांत आवश्यकता पर बल देते हैं कि आपको अगर नीड है, ठीक है, बिल्ली और चूहे थॉर्नडाइक जैसे काम किया। हल के अनुसार क्या किया, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है कि जितनी आपको नीड है तभी आप सीखते हो। अब मुझे भूख लगी है तभी मैं इधर उधर देखूंगी, अच्छा तभी मुझे पता लगेगा इस डब्बे में भुजिया है ना। हल ने इस सिद्धांत की व्याख्या करते समय बताया कि प्रत्येक प्राणी अपनी आवश्यकता को स्पष्ट संतुष्ट करने के लिए प्रयास करता है और प्रयास करेगा तभी सीखेगा वो, ठीक है। सीखने का आधार वो कहता आवश्यकता की पूर्ति ही है, अर्थात कोई भी प्राणी तभी सीखता है जब उसको कोई आवश्यकता की पूर्ति हो रही होती है। स्किनर क्या कहते हैं, इन्होंने हल के सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत, वो कहता भाई वाह कमाल कर गया, ठीक है। नर ने चलाया हल, कर दी तारीफ, ठीक, क्योंकि ये आवश्यकता और प्रेरणा पर बल देता है। प्रेरणा ही तो मेन चीज़ होती है, प्रेरणा होगी तभी काम होगा। अब है शैक्षिक महत्व। अब बालक को प्रेरित करते हैं इसमें पाठ्यक्रम बनाते समय आवश्यकताओं पर बल, सिद्धांत कक्षा में पढ़ाए जाने वाले प्रकरणों के सिद्धांत को स्पष्ट करने पर बल, पुरस्कार और दंड की व्यवस्था है ना, उद्देश्य और लक्ष्य स्पष्ट होते हैं इसमें। उपनाम इसके कुछ हैं, याद रखिएगा। प्रबलन का सिद्धांत, अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत, क्योंकि आपके अंदर जो है वो एक बार बिल्कुल नेगेटिविटी होती है कि होगा कि नहीं होगा। सबलीकरण, अब बल हल ये जहाँ पे भी आता है तो यही बनता चल रहा है, ठीक है। यथार्थ अधिगम का एक पॉजिटिविटी लाने का काम करता है क्योंकि आपकी आवश्यकता पूरी हो रही है। कंटिन्यूस रहोगे क्योंकि आवश्यकता पूरी करनी है, सतत अधिगम। क्रमबद्ध है, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा आपको। चालक न्यूनता का सिद्धांत, बाहर जो है वो कोई चालक इस पे वर्क नहीं कर सकता, मतलब वही घोड़े वाली बात, वो खुद नहीं पानी पिएगा अगर उसको प्यास नहीं है तो। नेक्स्ट है बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। बांडुरा जो थे इसके अल्बर्ट बांडुरा, ठीक है। अब देखो कहने डा बांडुरा तो ड आ रहा है तो इसको आप ऐसे याद रख लेना। जन्म इनका 1925 को हुआ और सिद्धांत बनाया 1977 में। बांडुरा द्वारा क्या प्रयोग किया, बॉबी डॉल, जीवित जोकर, ये इन्होंने कुछ पिक्चर्स दिखाई थी बांडुरा ने, ठीक है, अलग अलग उसमें वे शो किए। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत क्या है, दूसरों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करना। एक जगह तो जैसे किसी को मार पड़ रही है तो लोग ताड़ियां बजा रहे हैं कि हाँ हंस रहे हैं, और दूसरी जगह किसी को मार पड़ रही है तो वहाँ पे वो इमोशनल हो रहे हैं, तो वो वाला ग्रुप बनाया इन्होंने। तो दूसरों के व्यवहार को अपने जीवन में उतारते हैं लोग समाज को देख के, ठीक है। और असामान्य व्यवहार को त्यागने का कारण ही सामाजिक अधिगम है, ठीक। क्या सीख रहे हो और क्या छोड़ रहे हो समाज को देख के। इस सिद्धांत में अनुकरण द्वारा सीखा जाता है, आप कॉपी कर रहे हो ज़्यादातर। अपने जो सिद्धांत है उसके 4 स्टेप बताए, अवधान, धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्बल, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है कि अब पीपी अब ऐसे याद रहेगा तो आप ऐसे याद कर लेना, वरना अपनी ट्रिक बना लेना। अवधान आएगा तभी आप क्या करोगे, इसको धारण करोगे, अच्छा ये वाला अब काम ऐसे नहीं करना, ठीक। फिर पुनः प्रस्तुत करोगे, आप उसको फिर से ट्राई करोगे और फिर अगर वो हो जाएगा तो आपको एक बल मिलेगा, पुनर्बल। समझते हैं कैसे। अवधान मतलब आपका ध्यान किसी अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए मॉडल आकर्षक, लोकप्रिय, रोचक, सफल होना चाहिए, ठीक है, कि आप कैसे उसको अवधान को अच्छे से उसमें बिहेव करवाते हो। धारण व्यक्ति व्यवहार को अपने मस्तिष्क में प्रतिमानों के रूप में, शाब्दिक वर्णन के रूप में ग्रहण करें कि हाँ उसे समझ आ जाए, अच्छा ऐसे करना है। पुनः प्रस्तुतिकरण जिसको हम ध्यान से देख के धारण करते हैं और धारण करने के बाद उसे पुनः मतलब अब वो खुद से आपके सामने स्पष्ट करेंगे। पुनर्बलन जहाँ सकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर हम उस कार्य को दोबारा करेंगे, अच्छा ऐसा खुशी होती है, और नकारात्मक मिला तो कभी नहीं करेंगे। तो बांडुरा द्वारा ये जो सामाजिक अधिगम ने व्यक्ति अपने आप को निम्नलिखित क्रियाओं द्वारा संतुलित रखता है। पहला स्वनियंत्रण, इसके भी 3 है। स्वनिरीक्षण, विवेकपूर्ण
निर्णय और स्वनिक्रिया। स्वनिरीक्षण मतलब अपने आप के व्यवहारों को देख कर निरीक्षण करना, मैं खुद कैसी हूँ, ठीक है। फिर विवेकपूर्ण निर्णय, खुद थोड़ी देर सोच के, हड़बड़ाहट में नहीं। और स्व अनुक्रिया, खुद से रिस्पॉन्स करा रहे, नहीं नहीं ये नहीं करना, पिछली बार ऐसे हुआ था, है ना। तो ये हम चीज़ें स्वनियंत्रण से समझते हैं। फिर है स्वनिर्देशन, हम खुद को निर्देश दे रहे हैं। अधिगमकर्ता क्या कर रहा है, स्वनिर्देशन द्वारा व्यवहार को निर्देशित करता है, उसको मार्ग दिखाता है, ठीक है। पुनर्बलन, नकारात्मक और सकारात्मक, सकारात्मक है तो वापस करोगे, नकारात्मक है कभी नहीं करोगे। सामाजिक अधिगम का शैक्षिक महत्व, तो शैक्षिक महत्व क्या है इसका, शिक्षक छात्रों के सामने आदर्श बनेगा, तभी बच्चे आदर्श बनेंगे। बुरे व्यवहार जो है वो उपस्थित ना हो, और स्वनियंत्रण की जो विधि है उसे वो अपनाए। फिर नेक्स्ट इसमें अध्यापक विश्वास दृढ़ करने वाले संदेश देकर वह अपने अन्य व्यक्तियों की सफलता को दिखाकर, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल सेट करके कुछ काम करे। फिर एक क्रिया प्रसूत अधिगम, दिया किसने था, स्किनर ने दिया था। कहाँ कहाँ पे, चूहे पे किया, कबूतर वाला तो फेल हो गया था 1938 में, ये यूएसए के। ये सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। स्किनर ने अपने आधार पर बताया कि प्राणी सीखते समय 2 प्रकार के व्यवहार करता है, ठीक है। एक प्रकार के व्यवहार में उद्दीपक की जानकारी होती है और दूसरे प्रकार के व्यवहार में उद्दीपक की जानकारी नहीं होती, ठीक है। मतलब उसको पहले पता है और दूसरे में नहीं पता। अगर जानकारी है तो अनुक्रियात्मक व्यवहार और ज्ञात उद्दीपक के प्रति होने वाले अनुक्रिया प्रकाशित होती है। क्रिया प्रसूत व्यवहार और अज्ञात उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया निर्गमित और उत्सर्जित क्रिया होती है, मतलब जब पता नहीं है। स्किनर का मत है कि इस प्रकार अनुक्रिया को पुनर्बलित, मतलब आप बार बार वो करते हो, है ना, तो ये बलवती हो जाती है, आपको पता लग जाता है अच्छा ऐसे करना है, और व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आ जाता है, स्टेबल हो जाती है, वो याद रहती है आपको चीज़। स्किनर का ये भी मत है कि सदैव उद्दीपक होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। कभी कभी नहीं पता लगता, कभी कभी उद्दीपक की अनुपस्थिति में अनुक्रिया होती है, चाहे ना भी हो तो भी हो जाती है, रिस्पॉन्स हो जाता है। जैसे घंटी बजी तो अपने जो करने होंगे, चाहे बाहर कोई आया ना हो। सो इसीलिए स्किनर के बारे में कहा गया कि इन्होंने परंपरागत थ्योरी एसआर को क्या कर दिया था आरएस। वो कहता है जरूरी नहीं है स्टिमुलस है तभी रिस्पॉन्स होगा, वो कहता है रिस्पॉन्स होगा ही होगा, स्टिमुलस है चाहे नहीं है। महत्व क्या है, अवांछित व्यवहार को नकारात्मक पुनर्वसन प्रदान करके रोका जा सकता है कि अच्छा इससे मार पड़ती है, ये नहीं करना। अध्यापक छात्रों के वांछित व्यवहार को प्रशंसा से अच्छा भी कर सकता है, और तत्काल पुनर्बलन दे देना चाहिए, ये कहता। शीघ्र घोषित कर देना चाहिए परिणाम, और अभिक्रमित अनुदेशन कंप्यूटर सहायक शिक्षण मशीन में पुनर्बलन देने से वो अच्छे से याद कर लेते हैं। उपनाम इसके क्या है, आरएस और सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत इसके उपनाम है। कुछ और भी उपनाम है, जैसे व्यवहारिक सिद्धांत, निमेंतिकवादी सिद्धांत, या कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। 2-3 बार सुनेंगे आपको। एक रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया, बीएफ स्किनर ने दिया, और कब दिया, 1952 में दिया। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक नॉर्मन ए क्राउड थे। देखो क्राउड मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ है, और शाखाएं जब इकट्ठी हो जाती है तो भीड़ हो जाती है। तो शाखीय किसने दिया, क्राउड ने दिया, और एक रेखीय किसने दिया, स्किनर ने। नर है, एक है, ठीक है, तो एक रेखीय। नेक्स्ट, और ये दिया कब था, उनके 8 ईयर्स बाद। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स या अवरोधी अभिक्रमित अनुदेशन। इनके प्रतिपादक थॉमस एफ गिलबर्ट, ये कुछ मैथ्स जैसे नाम है, इतने बड़े नाम, तो ये उसके जस्ट 2 ईयर्स बाद 1962 में। ये अवरोधी था, ठीक है, थॉमस अवरोधी था यहाँ पे, और ये मैथमेटिक्स ही इसका दूसरा नेम है। नोट करने वाली बात, भारत में पहली बार जो प्रयोग है वो इलाहाबाद में किया गया, 1969 में किया गया था ये। इसी के बाद पढ़ते हैं पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। इसके प्रतिपादक आईपी पावलोव, ये शरीर शास्त्री भी माने जाते हैं, एक डॉक्टर थे, निवासी थे ये रूस के, और PQR होता है ना, तो PR आईपी पावलोव, ठीक है, पावलोव और रूस जैसे मर्जी मानो। निवासी रूस के, सिद्धांत 1904 में दिया, और नोबेल पुरस्कार भी उसी साल मिल गया, बड़े लकी थे ये। प्रयोग इन्होंने कुत्ते पर किया था, ठीक है। देखो वड़ा पाव, वो हॉट डॉग सुना हुआ है आपने, तो जैसे वो डॉग कुत्ते का नाम उसमें आता है, और वो वड़ा पाव जैसा होता है, तो पाव डॉग कैसे मर्जी याद रख लीजिए आप। UCS, अब आपको 4 चीज़ें याद रखनी है। अनकंडीशनल स्टिमुलस का मतलब होता है कि जो अपने आप हुआ, ठीक है, आपने कोई कंडीशन नहीं लगाई और जो अपने आप उसको उद्दीपक हुआ। कंडीशन का मतलब आपने कंडीशन लगाई, जैसे घंटी बजाई, ठीक है,
अनकंडीशन रिस्पॉन्स का मतलब है कोई कंडीशन नहीं थी, वो अपने आप रिस्पॉन्स हो रहा था। और कंडीशन रिस्पॉन्स यानी कि उसको जैसे ही घंटी की आवाज़ सुनी तो उसके मुंह से क्या टपकने लगी, लार। तो आपने उसकी कंडीशनिंग कर दी, ठीक है, मतलब आपने अपने अंडर ले लिया उसको। अब कैसे करेंगे याद इसको, अनुकूलन से पहले, मतलब जब आपने उसको ये तैयारी नहीं करवाई थी। भोजन क्या था, स्वाभाविक उद्दीपन है, ठीक है, अनकंडीशन है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है, और स्वाभाविक ही उसकी अनुक्रिया लार आएगी, ये भी उस पर कोई भी रिस्पॉन्स भी अनकंडीशन। लेकिन जब घंटी बजाई, अभी तक ये अनुकूलन के द्वारा अस्वाभाविक है, ठीक है, और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और स्वाभाविक जो भोजन खाएगा और स्वाभाविक ही उसकी क्रिया होगी जो ला रहेगी। लेकिन जब आपने उसको बार बार घंटी बजाई और खाना दिया तो जैसे सिर्फ घंटी बजाने से ही, मतलब आपने कंडीशनिंग कर दी, और वो कंडीशनिंग की वजह से उसकी क्या हुई, लार टपकी। तो नोट करने वाली बात, अनुकूलित अनुक्रिया का अभिप्राय है अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक, मतलब आपने कोई कंडीशन नहीं की, जो कंडीशन थी वो अप्लाई करके और उसका वही रिजल्ट निकाला जो उसको कब खाना देख के लार टपकती थी, ठीक है। नेक्स्ट है इसके कुछ उपनाम, शरीर शास्त्री का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल। देखो शास्त्रीय क्लासिकल तो याद रख लेंगे, अनुबंधित जो डांस करने वाले होते हैं वो कुछ बंधित होते हैं कुछ स्टेप्स में, तो आप ऐसे याद रखनी चाहिए, ठीक है। और वैसे भी क्लासिकल डांस ही मिलता जुलता नाम है। इसके कुछ और नाम है, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, कंडीशनिंग हो जाती है, अनुकूलित अनुक्रिया आप अपने तरीके से चलाते हैं, अस्वाभाविक अनुक्रिया मतलब जो रिस्पॉन्स हम सोच भी नहीं सकते वैसा आता है। शिक्षा में क्या है इसका महत्व, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। भय के निवारण में आप ये बार बार दे सकते हैं कि बच्चे को डर लगता है अंधेरे में, तो 2-4 बार उसको अंधेरे में भेजिए, उसका डर खत्म हो जाएगा। फिर है समाजीकरण का सिद्धांत, मतलब उसमें ये सहायक होता है, अनुशासन विकसित करने में ये सहायक है, गणित शिक्षण में कौन सा, तो पावलव, अभिवृत्ति विकास में ये सहायक है, और स्वभाव और आदत का अगर आपने निर्माण करना है तो ये सहायक है। उसके बाद कॉलर का अंतर्दृष्टि या सूझ, जो कॉलर है, कॉलर कोफका वर्धीमर, ये आपने सुने होंगे नाम, इन्होंने चिंपैंजी पे किया था अपना पूरा ये एक्सपेरिमेंट, और इसे सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रतिपादक, अब ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। देखो प्रतिपादन किया मैक्स वर्धीमन ने, ठीक है, प्रति र वर्दी र, ठीक, प्रयोग किया कोहलर, ठीक है, मतलब अब वो कहता भी देखो मैंने वर्दी पहन ली, ठीक है, लेकिन मैं प्रयोग करूँगा तो मेरे क्या हो जाएंगे, कपड़े खराब हो जाएंगे, तो वो कहता तू कर कोहलर, ठीक है। अब उसने उसको करवाया, अब किया किस पे, चिंपैंजी, उसका नाम था सुल्तान, ठीक। इसका हेल्प किसने की, अब देखो कॉलर है, ये बड़ा बंदा है, इसकी हेल्प कोई छोटा बंदा करेगा, इससे छोटा आया कोफका, जैसे मर्जी याद करो। प्रतिपादन है इसका, मैं ये इसलिए बार बार बोलती हूँ जैसे मर्जी, क्योंकि हो सकता है मेरी ट्रिक से भी बढ़िया हो आपकी ट्रिक, ठीक है, तो आप किसी के कहने पे अपनी ट्रिक मत चेंज करना, जैसे भी याद होता है, और अगर इससे याद हो रहा है तो ये सौभाग्य होगा मेरा। चलो प्रतिपादन क्या है, 1912 में किया, प्रसिद्धि कब हो गया, 1920 में भी, हाँ जैसे अभी थोड़े टाइम बाद एग्जाम जी चैनल हो जाएगा तो बाद में ये प्रसिद्ध हो गया। गेस्टाल्ट वर्ड जर्मन भाषा का ये शब्द है, अर्थ इसका नाम है पूर्णाकारवाद, मतलब संपूर्ण से अंश की ओर। आप पूरी चीज़ देखते हैं फिर आप सोचते हैं कि इस पर क्या क्या इसके टॉपिक वाइज करते हैं ना। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार सीखना प्रयास व त्रुटि के द्वारा न होकर सूझ के द्वारा होता है, मतलब आप बार बार प्रयास कर रहे हैं उसका फ़ायदा नहीं है, ये अचानक एक आपको आइडिया आता है, ठीक है। सूझ का अभिप्राय अचानक उत्पन्न होने वाले एक ऐसे विचार से जो किसी समस्या का समाधान कर लेता है। सूझ द्वारा सीखने के अंतर्गत प्राणी परिस्थितियों का भली प्रकार से अवलोकन करता है, वो पहले देखता है मैं और क्या क्या अप्लाई कर सकता हूँ, और उसके बाद वो अपनी प्रतिक्रिया देता है। सूझ से जो सीखते हैं उसमें बुद्धि की आवश्यकता होती है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, बुद्धि इसमें चाहिए, सूझ बुद्धि से ही आई है। तो इस प्रकार के अधिगम में मस्तिष्क का सर्वाधिक प्रयोग है। अब शैक्षिक महत्व क्या है, समस्या का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण ही है। अब मैं आपको कह दूं कि x² + 3 = और कुछ दूं ही ना, अब आपका ये कैसे समस्या को सॉल्व करेंगे, है ना। तत्पर होना चाहिए, इसमें उसको भी नीड होनी चाहिए, विषय वस्तु का उचित संगठन क्षमता के अनुसार होना चाहिए, कि ऐसा भी ना हो कि आपने एक मतलब इतनी दूर ऊपर कुछ ये जैसे ये वन मानुष ये सुल्तान के सामने क्या रख दिया था, केले लटका दिए थे, तो ये इसको प्रेरित कर रहे थे और साथ ही कुछ ठंडे से रख दिए थे। तो ऐसा भी ना हो कि आप कुछ रखो ना और सोचो कि वो खा लेगा, तो वो थक भी सकता है। रचनात्मक कार्यों के लिए कठिन विषय में ये यूज़ हो सकता है, कला संगीत के लिए क्रो एंड क्रो ने कहा था, लक्ष्य प्राप्ति में ये ड्राइवर ने कहा था, समस्या समाधान पर आधारित है और समय खोज करके इसमें सीखा जा सकता है।
उसके बाद है जीन प्याजे। तो जीन प्याजे सबसे फेवरेट है, ये स्विट्ज़रलैंड के हैं, ठीक है। प्याज स्विट्ज़, तो जो आ रहा है, जैसे भी याद रखें। सहयोगी इनके कौन थे, बारबेल इनहेल्डर। ये किसी ने भी आपको बताया नहीं होगा, पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है। जीन प्याजे ने क्या किया, संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानवादी विकास का प्रतिपादन किया था, ठीक है। संज्ञान जो वो सोच होती है, इसीलिए जीन प्याजे को क्या कहते हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान का भी जनक कहते हैं। विकास प्रारंभ कहाँ से होता है, गर्भावस्था से, जबकि संज्ञान का विकास कब होता है, शैशवावस्था से होता है। ये याद रखिएगा, दोनों डिफरेंट है। और जीवन पर्यंत चलता है। जीन प्याजे कहते हैं कि मानव संज्ञान विकास को 4 अवस्था में, ठीक है। अब पहली क्या है उसकी, संवेदी पेशीय अवस्था, जो 0 to 2 ईयर्स तक होती है। इसे संवेदी गामक भी बोल देते हैं, ठीक है। इंद्रिय जनत होती है, यानी कि ये बच्चा अपनी इंद्रियां पकड़ के कुछ सीखता है, सूंघता है, खाता है, मुंह में डालता है, हर चीज़ टेस्ट करने की कोशिश करता है। इस अवस्था में शिशु अपनी संवेदना और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है, वस्तु देखकर, सूंघकर, सुनकर, स्पर्श करके, है ना, और ग्रहण करता है ज्ञान। इस अवस्था में शिशु अपने हाथ पैरों को चलाना सिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें पूर्व संक्रियात्मक या पूर्व वैचारिक, मतलब सोचने से पहले की अवस्था, 2 से 7 साल। इस अवस्था में शिशु दूसरे से संपर्क, खिलौने, अनुकरण, मतलब कॉपी करता है। अक्षर, लिखती, गिनना, ये सब कुछ पहचानना, क्रम में लिखना, हल्की भारी का पता होता है उसको, ठीक है। माता पिता की आज्ञा मानता है, पूछने पर नाम बता देता है, छोटे छोटे कार्यों में भाग लेने की कोशिश। बालक तार्किक चिंतन करने योग्य नहीं होता, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। तो पहले आपने पढ़ा संवेदी गामक, अब आप पढ़ रहे हैं पूर्व संक्रियात्मक, फिर आप पढ़ेंगे मूर्त, और फिर पढ़ेंगे आप औपचारिक, ठीक है। तो आप इसको जैसे मर्जी याद रखें, SPMO इसको याद रखने का तरीका। नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक, 7 to 12। पहले क्या था 0 to 2, फिर आया 7, अब आ रहा है 12, ठीक। तो मूर्त में क्या होगा, वैचारिक अवस्था है, चिंतन का काल है। इसमें चिंतन यानी कि सोचना शुरू कर देता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पर, लेकिन सोचता क्या है, मूर्त, जो उसके सामने दिख रही है, इसलिए इसको मूर्त कहते हैं। इस अवस्था में बालक 2 वस्तुओं के बीच अंतर कर लेता है, तुलना कर लेता है, समानता असमानता बता देता है, और गलत सही गलत में भेद भी सीख जाता है। बालक दिन, तारीख, महीना, वर्ष बताने योग्य भी हो जाता है, ठीक है। औपचारिक यानी कि जब अब आपने उसको क्या कर दिया, बिल्कुल औपचारिक फॉर्मल बना दिया। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ अमूर्त, जो नहीं है, अब साइन थीटा किसने देखा है, लेकिन वो अमूर्त है और वो फिर भी उसको करने लग जाता है, इसीलिए इसको तार्किक अवस्था कह देते हैं। इसी अवस्था में चिंतन करना, कल्पना, निरीक्षण, समस्या समाधान जैसी क्वेश्चन, ये मानसिक प्रतिक्रियाएं आ जाती हैं। जीन प्याजे का शिक्षा में क्या क्या योगदान है, तो इन्होंने बाल केंद्रीय शिक्षा का इन्होंने ही बंद किया, और शिक्षक के पद को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए, और उचित वातावरण ये शिक्षक ही दे सकता है। स्कीमा, ये आपने जीन प्याजे में पढ़ा होगा। स्कीमा क्या होता है, जीन प्याजे ने बुद्धि को, जीव विज्ञान को, जो बुद्धि है ना किसी भी, ठीक है, जो सोचने से पहले उसके मन में बुद्धि बन जाती है, वो स्कीमा है। अब मैंने सोच लिया कि ये एक रेक्टेंगल है, अब मेरे मन में स्कीम है, ऐसे हर शेप मेरे को क्या लगेगी, ये रेक्टेंगल, लेकिन बाद में मुझे किसी ने बताया कि अगर सारी साइड सेम है तो वो स्क्वायर है। अब मैंने अपने स्कीमा में क्या कर लिया, चेंज कर लिया। तो एडजस्टमेंट और एसिमिलेशन, इसमें आके 2 और कंडीशंस आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मानसिक संरचना को व्यवहारगत या समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में क्या कहलाती है, स्कीमा कहलाती है, कि आप उसको अपने व्यवहार के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। यानी कि किसी उद्दीपक, यानी कि जो आपके सामने चीज़ रखी या कुछ समझाई, विश्वसनीय यानी क्रिया को आपका क्या रिएक्शन है, उसी को क्या बोला, स्कीमा बोला है। इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है अधिगम स्थानांतरण, कि आपका स्थानांतरण कैसे होता है सोचने या सीखने का। तो इसके प्रतिपादक थॉर्नडाइक थे। वो कहते हैं कि एक स्थिति में सीखा हुआ अपने दूसरी स्थिति में अगर उपयोग कर लेते हैं तो हम क्या मानते हैं उसको, अधिगम का स्थानांतरण। पॉजिटिव तब होगा जब आपने पहले कोई चीज़ सीखी है, वो आपको आगे काम आ रही है, जैसे उसको धनात्मक कह रहे हैं ये। जैसे साइकिल चलाने से स्कूटी सीख ली, संस्कृत से हिंदी अच्छी लगती है आपको, सभी को वो नाउन प्रोनाउन वो आ जाते हैं अगर संज्ञा सर्वनाम आती है। नकारात्मक क्या होता है, आपने कोई चीज़ सीखी हुई है और यहाँ फिर आप उसको अप्लाई करते हैं दूसरी चीज़ पे। अब जो अमेरिकन जो सीट्स होती हैं वो ड्राइवर की सीट अलग होती है और इंडियन अलग होती है, तो वहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंस है। अब जो आपका आर्ट्स का स्टूडेंट है, अगर आप उसको मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ाओगे तो वो उसका अपना तरीका है पढ़ने का, ठीक है।
शून्य स्थानांतरण, जब कोई फ़र्क ना पड़े। अब अगर आपने कुछ याद कर लिया कबीर के दोहे और रहीम के करोगे तो कबीर वाले दोहों का इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। सो जब एक जगह का सीखा ज्ञान दूसरे पे कोई इफेक्ट ना डाले तो वो ज़ीरो है। उसके बाद अधिगम के वक्र आते हैं। वक्र उनको कह सकते हो जो कम अधिक शून्य शो करते हैं। जैसे अगर सरल रेखीय है, मतलब आपकी सीखने की जो गति है वो कंटिन्यूस है, ठीक है, सही सीख रहे हो आप। उन्नतोदर मतलब उन्नति कर रही है, फिर ऊपर से नीचे आ जाती है, दर उसकी गिर जाती है। तो यानी कि आरंभ में सीखने की गति तीव्र, फिर धीरे धीरे नीचे। नतोदर मतलब पहले इतनी नहीं थी, अचानक से आ गई। तो इसमें ये मेरे जब यूट्यूब वाले में देखती हूँ ना अकाउंट, तो ऐसे ही होता है, कभी तो इतना मस्त चल रहा है, चलो छोड़ो। तो नतोदर क्या है, इसमें आरंभ से सीखने की गति मंद हो जाती है और बाद में अचानक तेजी आ जाती है। फिर है मिश्रित, मतलब मिक्स चलता रहता है कि कभी क्या कभी क्या। फिर है अधिगम का पठार, जब सीखने की गति रुक जाए, कि अब पठार तभी आएगा ना जब यहाँ पे बिल्कुल गति उसकी रुक गई, ना तो उन्नति और ना ही अवनति। अधिगम के अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत, कुट लेविन क्षेत्र, कुट क्षेत्र याद हो जाएगा, टॉलमन उद्देश्य या संकेतवाद, तो ये है भी बड़ा लंबा। गुथरी प्रतिस्थापन कर दिया, यानी कि गुथरी का कहीं और रख दिया। कॉल रोजर्स अनुभवजन्य, रोज हमें क्या चाहिए, अनुभव चाहिए। अब्राहम मैस्लो, मैस्लो मानवतावादी, ठीक है, मानवता नाव से मसल दो। फिर है मिलर, मिलर मतलब हम मिलते हैं तो कोई ना कोई सूचना देते हैं, स्पेशली गर्ल्स देती हैं एक दूसरे को या लेडीज़। सो सूचना प्रक्रिया का सिद्धांत। और जेरोम ब्रूनर क्या है, संरचनात्मक सिद्धांत, जो अन्वेषण का सिद्धांत भी है। ये थे कुछ सिद्धांत। और यूनिट सेकंड नेक्स्ट करेंगे, यूनिट थर्ड। थैंक यू सो मच, जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, योर सब्सक्रिप्शन इज़ माई मोटिवेशन। थैंक यू।